शायद अपनी 4th-5th स्टैंडर्ड में जाना चाहूँगा। होता ये था कि जब 2 क्लासेस का अंतराल होता था, जो 2 पीरियड होते हैं, उनके बीच में जैसे टीचर आता है तो समय लगता है टीचर को आने में। तो कभी कभार ये होता था कि मेरे क्लास के और जो मेरे क्लासमेट्स थे, उस टाइम पता नहीं चौथी क्लास के बच्चे क्लासमेट शब्द यूज़ कर सकते हैं या नहीं लेकिन वो जो बच्चे होते थे वो सब मेरे को खड़ा कर देते थे, यार कि लोकेश कोई कहानी सुना, कोई कहानी सुना। तो उस वक्त जो मैगज़ीन्स आती थी, चंपक, चंदा मामा, नंदन, इस तरह की मैगज़ीन्स बहुत पॉपुलर हुआ करती थी बच्चों के लिए, और उसी में से जो समझ में आता था, वो मेरे को याद जो चीज़ होती थी मैं सुना देता था। एक मेमोरी तो वो है जिसको बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड मेमोरी कहते हैं। फिर मुझे जो सेकंड मेमोरी आती है वो ये है कि 11th-12th में पहली बार स्कूल में लाइब्रेरी क्या होती है वो मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो मैं जाता था बाकायदा लाइब्रेरी पीरियड में, बाकी बच्चे हंगामा करते थे, मैं किताबें पढ़ता था, किताबें इशू करवाता था। और हमारे जो लाइब्रेरियन थे वो थोड़े से अलग किस्म के थे। उनको सिर्फ किताबें देने से मतलब नहीं होता था, वो ये भी कहते थे तुमने क्या पढ़ा उसका सिनॉप्सिस मुझे ला के देना। तो और वो मुझे टेस्ट करते थे क्योंकि मेरी ज़्यादातर किताबें अडल्ट होती थी अडल्ट इन द सेंस ऐसी कोई अडल्ट मैगजीन्स वगैरह नहीं, लेकिन मेरी एज के हिसाब से जो मैं किताबें उस वक्त उठाता था वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल किताबें होती थी। जैसे मैंने कभी तस्लीमा नसरीन की किताब उठा ली, कभी भीष्म साहनी के कुछ नॉवेल्स थे जो उस वक्त बहुत पॉपुलर हुए थे। तो उनको लगता था कि यार ये क्या ही समझता होगा इनसे, ये या इस्मत चुगताई उठा ली, ये क्या ही पढ़ता होगा। लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझे पढ़ने का क्या नशा एक हावी हो गया था मेरे ऊपर। तो मैं सब कुछ ही पढ़ता था जो भी मेरे हाथ लग जाए, और इतना तल्लीन हो जाता था कि उन दिनों क्या है, हम 15 किलोमीटर बस से आते जाते थे, तो जो रोडवेज़ की बस होती है। तो कब मैं अपने घर से बस में बैठ जाता था और कब मेरा आखिरी स्टॉप आ जाता था मुझे पता ही नहीं लगता था। मेरे दोस्त मुझे उठा उठा के, भैया चल उतर जा। तो ये एक मेमोरी है जो स्कूल टाइम की कहूँगा। फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, जब मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ, मेरा करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रहा है, तो तब मैं कोई 4 प्रोग्राम करता था जिनमें 2 डेली होते थे, 2 वीकली होते थे। तो स्क्रिप्ट्स का लगातार आना जाना था। जब मैं कह रहा हूँ काम, मतलब मैं प्रोग्राम करता था, दैट मीन्स मैं उन प्रोग्राम्स का प्रोड्यूसर होता था, प्लानर था, प्रोग्रामर था। तो मेरे सामने स्क्रिप्ट्स आती थी, डायरेक्टर्स आते थे, एंकर्स आते थे। तो उन सबको चेक करना, स्क्रिप्ट ठीक है कि नहीं, हमारा टॉपिक क्या है और कंटेंट क्या आया है, तो वो एज अ सुपरवाइज़र मैं चेक करता था। तो चेक करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें सही भी करता था, रीराइट भी करता था, ये सब एक प्रोसेस था। फिर मेरा रेडियो का करियर स्टार्ट हुआ, तो उसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता था, रात का शो करता था। तो फिर वहाँ से मेरे को थोड़ा सा शेर व शायरी का इल्म हुआ, मुझे थोड़ा सा उस तरफ रुझान बढ़ा। लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह सुलझाई रेडियो पे, जिस तरह से लव गुरु काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट जो होता है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो अपने आप अंदर ही अंदर डेवलप होती चली गई। फिर लिखने का सीरियस मामला 2015 ऑनवर्ड्स शुरू हुआ, तो वो फिर आज तक जारी है। और जहाँ तक रही प्रेरणा की बात या पुश करने की बात, तो एक तो मेरी मदर खुद हिंदी साहित्य से एमए रही हैं, तो कुछ उनका मैं कहूँगा प्रभाव रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी। और बाद में मेरे प्रोफेशनल करियर में 2014-15 ऑनवर्ड्स मेरी वाइफ ने मुझे बहुत पुश किया कि व्हाई डोंट यू राइट, क्योंकि उसका एक ये भी है एंगल कि एक टाइम पे मेरे प्रोग्राम में वो मेरी एंकर भी रही हुई हैं, तो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हुई हैं, उन्होंने मेरा ही प्रोग्राम किया है। तो वो उनको पता है कि शायद उनको तभी पता लग गया था कि मैं लिख सकता हूँ या मुझे लिखना चाहिए। तो ये चीज़ तब उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश करी, तो फिर मैं एक बार आ गया, तो फिर वो सिलसिला अनवरत जारी है। देखिए, जितने ऑब्जर्वेशन, जितने एक्सपीरियंसेस एक राइटर को मिल जाए उसके लिए तो उतना अच्छा है। मैं समहाउ काफ़ी खुशकिस्मत भी कहूँगा मैं अपने आप को कि मैंने बहुत अलग अलग जगहों पे काम भी किया। मेरी यारी दोस्ती भी बहुत वाइड सर्कल्स में रही है। बहुत अलग अलग नित नए एक्सपीरियंसेस मुझे होते रहे हैं।
और राइटिंग में अगर आप एक्सप्लोरेशन पूछ रहे हैं तो मैंने बहुत वाइड रेंज में पढ़ने की कोशिश करी है। जो आजकल के राइटर्स हैं उनको भी, जो उससे पहले हुए हैं उनको भी, और जो बहुत प्राचीन राइटर्स जहाँ तक मुझे अवेलेबल होते चले गए और जहाँ तक मैं उनको पढ़ पाया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पढ़ क्या रहा हूँ वो उस वक़्त तो पढ़ लिया, लेकिन समझ बहुत बाद में आई। कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ कर गुजरते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं होता आपने क्या किया है, तो वो काफ़ी लेट पता लगता है चीज़ों का। तो वो रियलाइजेशंस तो आज भी जारी हैं कि कोई चीज़ 15-20 साल पहले पढ़ी, वो अचानक दिमाग में कौंधती है, उसकी कोई एक पंक्ति दो पंक्ति, अच्छा, क्योंकि अब आप खुद लिख रहे हैं तो वो उन सिचुएशन से आप दो चार होते हैं। तो एक्सप्लोरेशन तो रोज़ ही चलता रहता है, आदमी खुद ही खुद को खोजता है, ढूंढता है। वो तो प्रक्रिया है बेसिकली। सबसे पहले तो भीष्म साहनी के जो नॉवेल्स थे उनको मैंने पढ़ा था, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। निर्मल वर्मा की राइटिंग मेरे को लगता है ऐसे टाइमलेस राइटिंग है। वो कब लिख गए और आप आज भी उनकी कोई भी किताब उठा लें तो मतलब उनका लिखा हुआ आपको आज भी लगता है कि यार इस तरह की हिंदी कौन लिखता है, इस तरह का वाक्य विन्यास, इस तरह के खूबसूरत शब्दों को एक एक पिरोना, एक एक शब्द, और कैसे उनका नावल एक शक्ल इख्तियार करता है और कैसे उनके कैरेक्टराइजेशन निकल के उभर के सामने आते हैं, वो बहुत खूबसूरत तरीका है। फिर मुझे विनोद कुमार शुक्ल, उनके लिखा हुआ बहुत पसंद है। वो तो ऐसा लगता है जैसे रीजनिंग और असर्शन का जो तरीका है ना, वो उन्होंने राइटिंग में इख्तियार किया हुआ है कि एक पतंग लाल है और बाकी बच्चे नीले हैं। वो जिस तरह से हम रीजनिंग और असर्शन करते हैं, कुछ उस तरह का उनका है लिखने का तरीका, और बहुत ही जैसा हम सोचते हैं वो लिख डालते हैं। मनोहर श्याम जोशी हैं, जिनकी मैंने कसब पढ़ी थी, मैं हिल गया था। मतलब पहले प्यार का इतना खूबसूरत वर्णन मैंने किसी और राइटर का नहीं पढ़ा था, बहुत ही सुंदर। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं, ये बहुत पॉपुलर साहित्य है। बहुत लोगों ने कितनी बार कितनी समीक्षाएं, कितनी बातें हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मतलब एवरग्रीन हैं। तो इन सारे लेखकों का, मन्नू भंडारी हैं, आपका बंटी, तो इन सारे लेखकों का और इनकी बातों का, इनके लिखने की शैली का, और जो भी मैंने इनके बारे में गूगल पे, यूट्यूब पे ढूंढ के पढ़ा, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह सुने, तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा। मैं अपने मैं अपने अंदर कोई कवि वैसे मैं मानता नहीं हूँ। मैं अपने आप को कविताओं में, सही बताऊँ तो मैं बहुत कमतर ही आंकता हूँ। मुझे कभी कोई तरंग चढ़ती है तो मैं कविता लिख देता हूँ कुछ, या कोई तुकबंदी कर देता हूँ, या कोई गज़ल वगैरह, नज़्म वगैरह मेरे हाथ से निकल जाती है। लेकिन मेरा जो मतलब मुझे मन की जो शांति मिलती है वो कहानी लिख कर ही मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अचीव कर लिया मैंने। देखिए, मेरे किताबों के नाम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते। बोलते हैं कि क्या है मतलब ये इसके, हाँ, नाम क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं कभी कुछ क्लियर उसमें नहीं कोई इंडिकेशन देता कि इसके अंदर क्या है। जैसे मेरी पहली किताब का नाम जे है, अब जे से कोई क्या ही समझेगा कि क्या है जे, जबकि वो एक पैरानॉर्मल थ्रिलर है प्रॉपर। उसमें जेनिफर नाम की लड़की है, वो कहानी जैसलमेर की है। वो लड़की गुम हो जाती है, उसको ढूंढने जैक आता है, तो बहुत कुछ जे फैक्टर है। और उस जेनिफर को प्यार से जे ही बोलते हैं, इसलिए उसका नाम जे है। दूसरी किताब आई बोध। अब इसको पढ़ के भी ये नहीं समझ में आ रहा कि किसको बोध हुआ, क्या बोध हुआ। अब ये फैंटेसी फिक्शन है, जैसे नार्निया है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, हैरी पॉटर है, ये उस तरह की किताब है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट बहुत भारी है। इसमें एक आत्मा अड़ गई है कि भाई पुनर्जन्म तो होता है ना, हिंदू धर्म की मान्यता है। तो उसमें ये माना जाता है कि आत्माएं अपने आने का चुनाव अपनी माताओं के माध्यम से करती हैं कि भाई हमें दोबारा आना है। तो वो बेसिकली माध्यम मतलब माता चुनती है। तो यहाँ पे एक आत्मा लड़ पड़ी है ऊपर कि मैं समहाउ ऊपर, मतलब एक तो होती है अपनी यहाँ की उन्नति, जो हम भौतिक प्रगति करते हैं, एक होती है आत्मिक उन्नति। तो वो कहती है मैं अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रही, तो इस चक्कर में मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा, और मुझे मोक्ष मिलने के लिए मुझे सही हालातों में पैदा होना है।
तो हमेशा मेरा चुनाव गलत हो रहा है, तो इस बार मैं माता का नहीं पिता का चुनाव करूँगी। इसके ऊपर वो पूरा नावल है। फिर इसके बाद आगे आपका ज़हनी अय्याशी वो ये था कि मैंने जितनी भी कविताएं, कहानी, जितनी भी कविताएं, नज़्म, गज़ल जो भी लिखा था उसका संग्रह है बेसिकली। और होता ही है कि जितनी बार भी उसका एडिशन आता है, हालांकि अभी दूसरा ही आया है, लेकिन मैं उसमें ये करता हूँ कि जो मुझे बुरा लगता है मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ कुछ अच्छी कविताओं से या शेर व शायरी से या नज़्म से, और जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाएगा मेरी नज़र में मैं वो करता जाऊँगा। फिर इसके बाद एक और कहानी संग्रह आया था, वो कहानी यही है। उसमें भी कुछ 9-10 कहानियाँ थीं। उसमें एक कहानी है अच्छी जो एक गांव पे आधारित है, मास्टर साहब, मतलब वो मुझे पर्सनली रूप से मुझे प्रभावित करती है। फिर आया इसको लोग बोलेंगे आपने ऐसा ही नाम क्यों रखा, यू ब्लडी शिट पंजाबी। अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, वैसे तो ये कहानी संग्रह है, शायद 9 या 10 कहानियाँ हैं इसमें, अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोई गाली नहीं है जिस तरह से यूज़ हुआ है, क्योंकि ये एक डायलॉग है, या फिर ये कहूँ कि ये कहानी के अंदर आया हुआ कई मर्तबा वाक्य है। मतलब ये बेसिकली टाइटल स्टोरी है यू ब्लडी शिट पंजाबी की, और इसके अंदर होता यह है कि एक रिटायर्ड नेवी बैंड मास्टर एक बच्चे को म्यूज़िक सिखाता है। वो नेवी बैंड मास्टर जो है वो 80 अबव है, 80 प्लस है, और ये टीनेज लड़का है, ठीक है। अब नेवी बैंड मास्टर जो है वो थोड़ा सा शौकीन आदमी है, उसको कुछ आदतें हैं तरह तरह की, और ये जो लड़का है ये हमेशा उस आदमी से बचने की कोशिश करता है। और जैसे ही ये म्यूज़िक सीखने के लिए उसके कमरे में घुसता है तो बैंड मास्टर इस पे हमेशा चिल्लाता है यू ब्लडी शिट पंजाबी, मतलब दैट्स हाउ ही एड्रेस दिस बॉय। तो ये जो डायलॉग है ये उस कहानी का टाइटल है, उस किताब का टाइटल है, इस वजह से ये इसको उठाया गया है। इसमें बाकी कोई ऐसी कोई वैसी बात नहीं है कि कोई टारगेट किया गया हो या कुछ ऐसा किया हो, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ डायलॉग। यू ब्लडी शिट पंजाबी के बाद हिम्मत की लाली आई थी। ये एक प्यार भरा नावल है, और इसमें सब कुछ है। इसमें प्यार है, तकरार है, ग्रीड है, लस्ट है, एवरीथिंग इज़ देयर। और हाँ, इस पे मेरा एक पाठक पढ़ के मुझसे इतना नाराज़ हुआ, मतलब पहले तो वो भाव विभोर हुआ, फिर जब उसने एंड कर लिया तो वो इतना नाराज़ हुआ कि कम से कम वो फ़ोन करके मेरे साथ 40-45 मिनट तक लड़ा। आपने इसका एंड ऐसे क्यों किया, आपने क्यों किया, आपने क्यों किया। एंड क्या था वो तो मैं बताऊंगा नहीं, बताना चाहिए भी नहीं, लेकिन वो एंड पे मेरे से इतना लड़ा कि जैसे वो पर्सनली हर्ट हो गया। बट इसकी सफाई में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक राइटर को ये देखना चाहिए कि उसके लिखने में ग्रेटर गुड क्या है, कैसे वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव में लिख रहा है। ये नहीं कि उसका लिखा हुआ 4 लोगों को प्रभावित कर रहा है कि ये 10-20 लोगों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन अगर उसके पास ये मौका आया है कि उसको आखिर में किसी चीज़ को कोई अंजाम देना है तो वो ग्रेटर गुड के लिए काम करे। उसका एंड जो हो कहानी का या अपनी बात कहने का जो एंड हो या तरीका जो हो वो ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ी भलाई के लिए, ज़्यादा बड़े पैमाने के लिए काम कर रहा है। इसीलिए जे के लिए भी लोगों ने बोला अरे इसका तो आप सीक्वल लिख सकते थे। मैंने कहा मैं क्यों लिखूं सीक्वल, मुझे सीक्वल लिखने का कोई शौक नहीं है। जब मैं वैसे ही कहानी यहीं ख़त्म हो रही है नेचुरली, वाई शुड आई लुक फॉर अ सीक्वल। और सीक्वल लिखना बहुत आसान है, उसमें मुझे सिर्फ आखिरी की एक लाइन चेंज करनी है। वो नॉवल इस तरह से लिखा गया है, लेकिन मैंने नहीं करी क्योंकि मैं नहीं चाहता। सो ये है। और इसके बाद जो नई किताब आई है लड़कियां होंगी, वो अभी मेरे सामने ही पड़ी है। तो ये लड़कियां होंगी, ये 13 कहानियों का कहानी संग्रह है, और इसमें कुछ अलहदा किस्म की कहानियाँ भी हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी पूरी राइटिंग जर्नी को सम अप करूँ तो इट्स लाइक दिस कि मैंने 3 नावल लिख लिए, 3 स्टोरी कलेक्शन लिख लिए, और 1 पोएम का कलेक्शन हो गया। मेरा टाइटल पूरी किताब होने के बाद निकलता है, और उस हिस्से से निकलता है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, या जो इतनी बार रिपीट हो गया कि वो अपने आप मांग करता है
कि ये तो टाइटल यही होना चाहिए। अब जैसे अब जो कहानी संग्रह आया है वो लड़कियां होंगी। अब लड़कियां होंगी मतलब क्या? लड़कियां ज़्यादा पैदा होनी चाहिए इसलिए लड़कियां होंगी, या कोई शरारत हुई है जिसके पीछे लड़कियों का हाथ है इसलिए लड़कियां होंगी, या फिर लड़कियां होंगी मतलब एग्जैक्टली क्या? तो जब इतना आदमी सोचता है तो फिर उसका मन करता है कि यार इसकी जांच पड़ताल ज़रूरी है किताब उठा के। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दुख दर्द ये जो चीज़ है ये एक नितांत व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट पर्सनल मैटर, एंड समहाउ सॉरो इज़ मोर डिग्निफाइड, और उसकी गरिमा को भंग करना भी नहीं चाहिए। और लेखक के लिए दर्द, अगर सब कुछ ही जस्ट है, सब कुछ ही अच्छा है, तो लेखक क्यों लिखेगा? हाँ, तो लेखक को लिखने के लिए जो धरातल चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? या तो उसकी अपनी पीड़ा हो, या तो उसके अपने इतने झंझावात हों ज़िंदगी के, इतने तजुर्बे हों, या फिर वो ऑब्ज़र्व कर रहा हो सोसाइटी से, कहीं उसको मिल रहा हो। तो लेखक कभी ये नहीं चाहता, एक सही मायने में जो लेखक होगा, कि उसके पास कोई गम ही ना हो। उसको चाहिए कुछ, कोई दर्द, कोई ज़ख्म चाहिए जिसको वो बार बार हरा करता रहे, उसको सालता रहे, उसको पन पाता रहे, ताकि उसको लिखने की प्रेरणा मिलती रहे, उसको वही कच्चा माल उपलब्ध होता रहे। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो लिखने का मैटर ही ख़त्म। अगर आप बहुत बढ़िया बढ़िया राइटर्स को उनकी जीवनियाँ पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कौन क्या झेल रहा था, क्या क्या झेल के आया है, किसकी कितनी पर्सनल लाइफ में कितनी दिक्कतें रही हैं, बचपन किसका कैसा बीता है, किसकी शादी कैसी बीती है, किसकी पूरी ज़िंदगी कैसे निकली है, और उनको कोई शिकायत नहीं है। उनकी अगर कोई शिकायत है तो वो उनकी लेखनी में कहाँ समाहित हो गई है आप पता भी नहीं कर सकते, लेकिन आप वो पढ़ते हैं तो आप हिल जाते हैं कि यार ऐसा कोई कैसे लिख सकता है। तो पेन, अगेन कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये एक व्यक्तिगत मामला है, और पीड़ा या दुख गरिमामयी है, तो इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। राइटिंग के मामले में ये होता है कि कुछ कौंधता है दिमाग में या दिल में, एक बस झलक आके निकल जाती है, और वही आपकी उस राइटिंग का रेफरेंस होता है, वही उसकी प्रेरणा होती है कि आपको एक लाइन आ गई कोई दिमाग में, अब उसको आपको डेवलप करना है। अब होता ये है कि मोस्टली हम ऐसे हालातों में हमें वो कभी वो जो इनर थॉट आया है उसको मिस नहीं करना चाहिए। आप उसको कहीं उसको तुरंत लिख लीजिए, आपके पास मोबाइल है तो आप उसको वॉइस नोट बना के डाल लीजिए, फिर आप उसको डेवलप कीजिए। कभी कभार हम मोस्टली उस इनर थॉट को मिस कर देते हैं। ये होता है जो आप बोल रहे हैं, ये अंदर से ही आता है, और सबसे पहले श्रोता या पाठक तो हम ही होते हैं। जब आप लिखते हैं या कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले तो आप ही उसको सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो आपका ही कॉन्शियस इतना डेवलप होना चाहिए कि वो ये बता दे कि यार ये सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके सर्किल में कुछ 2-4 गुणी लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आप मानते हो, जो आप में पोटेंशियल देखते हो और जो आपको सही गलत बता सकें। ये नहीं कि आप अपना लिख के अपने ही रिलेटिव्स में अपने मम्मी पापा और अपने 4 यार दोस्तों को सुना रहे हैं, तो वो तो क्या बुरा बोलेंगे आपको। तो निंदक नियरे राखिए वाला काम ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत रिक्वायर्ड है। अब जैसे एल्केमिस्ट एक किताब थी, है ना, वो कब लिखी गई और वो कब उठी? तो राइटिंग इज़ लाइक टाइमलेस। आप आज लिख रहे हैं, आज के संदर्भ में हो सकता है वो सही नहीं हो, वो टाइम से आगे की चीज़ हो। और ये भी है कि किताबों में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मैंने आज, चलिए मेरी 7 किताबें हैं, ठीक है, उन 7 किताबों में मैं मानता हूँ लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप ही चलिए मेरे रीडर हैं, समहाउ आपको खुदा ना खास्ता आपके एक किताब हाथ में लगी
आपने गलती से पढ़ ली, आपको अच्छी लग गई, अब क्या होगा, अब आप मुझे ढूंढेंगे, ठीक है, आप मेरी जांच पड़ताल करेंगे, आप मेरे बारे में गूगल करेंगे, आप मेरी दूसरी किताबें, दूसरे काम को ढूंढेंगे, और फिर अब आपके ऊपर है, आप रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे। आपने रिस्क लिया, आपने मेरी दूसरी किताब भी ली, मेरी किस्मत अच्छी थी, आपको दूसरी भी अच्छी लग गई, ठीक है। तो अब आपका एक चाव हो गया, अब आपको एक अंदर कुछ जाग गया कि यार मुझे इस बंदे को फॉलो करना है, इसके काम को फॉलो करना है। भाई मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि राइटिंग इज़ लाइक टाइमलेस, कभी भी लोगों को सारगर्भित लग सकती है, और आप किस मनोभाव में, मनोदशा में थे जब आपने वो पढ़ा, और आपको वो कैसे हिट कर गया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर राइटर ने खुद अंगारों पे चल के फिर लिखा है कि वो गर्म था, तब तो अच्छी बात है। तो जो उसकी ऊ आ निकलेगी वो बहुत रेलेवेंट होगी, बहुत रियल होगी। लेकिन अगर खुद नहीं गुज़रा और उसका कोई करीबी भी नहीं गुज़रा, जैसे कोई ख़ास दोस्त या घर परिवार का कोई सदस्य, और किसी को उसने देख कर लिखा है, तो फिर उसकी ऑब्जर्वेशन है, मतलब उसने उस चीज़ को कितना महसूस किया है, वो उसका एब्जॉर्ब करने का तरीका है। कई राइटर हैं जिन्होंने कभी शराब चखी भी नहीं, लेकिन जब वो एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कैरेक्टर का जो शराब में हद से, मतलब सर से पाँव तक लेके डूबा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लिखा है। तो वो कैसे लिखा है, ऑब्जर्वेशन है और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का तरीका है। अपने आसपास के वातावरण को देख के, सड़क पे एक इंसान चल रहा है, उसको कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे उसके रिलेशनशिप है, वो सब एक राइटर की अपनी यात्रा अलग चलती है। देखिए, राइटिंग कुड बी अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, मतलब इतना खूबसूरत कि इससे शायद बढ़ के दूसरा खूबसूरत प्रोफेशन आपको शायद ही मिले, अगर आप इसको सीरियसली करते हैं तो। लेकिन अगर आपको इसको सीरियसली करना है तो आपको बहुत पहले से शुरू करना पड़ेगा। बच्चे जब छोटी पोएम लिखना शुरू करते हैं, अगर उसके दिमाग में है, मतलब स्कूलिंग के टाइम से ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी बात, पहले की राइटिंग और अब की राइटिंग में बहुत फ़र्क है। पहले फुल टाइम राइटर्स हुआ करते थे, जो जिनके पत्र पत्रिकाओं में लेख छपते थे, ट्रांसलेशन का काम भी करते थे, कहीं किसी मैगज़ीन वगैरह के एडिटर्स वगैरह भी हुआ करते थे। तो राइटिंग का कोई भी काम जिसमें वो अपने आप को इंडल्ज कर सकते थे, जिसमें उनको दो पैसे भी मिलते रहें और वो अपना भी काम करते रहें, कोई मना नहीं करते थे। सिर्फ राइटिंग करके घर चलाने वाली बात, तो वो बहुत हद तक मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये हो रहा है कि राइटिंग सिर्फ राइटिंग तक सीमित नहीं है, अपनी किताब को 360 डिग्री आयाम पे सोचना चाहिए। जैसे अब ऑडियो बुक्स भी आ रही हैं, जैसे आपका कंटेंट OTT के लिए भी सिलेक्ट हो रहा है, वेब सीरीज़ वगैरह बन रही है। तो अगर आप सचेत हैं और थोड़ा सा आप समझ रखते हैं, इट्स ऑल अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। दिव्य प्रकाश दुबे, वो काफ़ी काम कर रहे हैं मुंबई जाके। अब उन्होंने रिस्क उठाया, वो भी नौकरी में रहे एक टाइम तक, और उसके बाद उन्होंने रिस्क ले लिया, और ये कहूँगा कि वो रिस्क एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम उनके लिए काम कर गया, और उनकी मेहनत भी रही होगी, उनका डेडिकेशन भी रहा होगा। ऐसे ही सत्य व्यास के भी काम पे कुछ कुछ OTT वगैरह का चीज़ आ गई है। और आजकल क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री को ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको कंटेंट उठाना है, क्योंकि अब वो कंटेंट हिट नहीं हो रहा जो वो दुबई के लिए बना दें या ग्लोबल पब्लिक के लिए बना दें, ऐसी TG के लिए बना दें जिसको वो ही नहीं समझते। अब वो कंटेंट हिट नहीं हो रहा, अब लोगों को स्टोरीज चाहिए। ये जितनी OTT सीरीज़ वगैरह आ रही हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं अच्छा लिखने वाले, देसी कंटेंट समझने वाले, और स्टेट या जहाँ से वो कंटेंट उठाया गया है वैसा लिखने वाले, या कोई नॉवल ऐसा लिखा गया है जिसके ऊपर वो कंटेंट बेस्ड है। तो हालात बदल रहे हैं, अब राइटर्स उस हिसाब से अपने आप को इक्विप्ड कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ ये रहा है कि मुझे समहाउ विश्वास है और कोई जल्दी नहीं है कि कभी मेरे पे भी नज़र पड़ेगी, शायद मेरा भी कंटेंट कभी उठाया जाएगा। लेकिन मेरे कुछ नॉवेल्स ऐसे लिख दिए हैं जो बहुत वाइड, लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट हो गए
तो जब पैसा हो तब प्रोड्यूसर बात करे तो हम भी बात कर लेंगे। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कुछ भी करते रहो, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ मतलब खुद को खुश रखो, थोड़ा लाइट रहने की कोशिश करो, और कुछ नहीं तो दोस्तों के बीच रहो। हाँ मतलब उनके साथ जो हा ही होगी ना, वो प्राइसलेस है। कभी भी आपको, आप 4 घंटे दोस्तों के साथ बैठ के आ जाओ, आपको 1 मिनट नहीं फील होगा दैट यू वेस्टेड योर टाइम। सो मुझे राइटिंग करने के बाद ऐसा फील होता है, या ये मैं कहूँ कि जिस दिन अच्छी राइटिंग, मतलब कुछ अच्छा मेरे हाथ से निकल जाता है, आई जस्ट फील लाइक कि मेरा अभी दिल टूटा है और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फॉरगिवन। वो जो एक रिलीज़ की फीलिंग है ना, सफाई हो जाती है खुद की, इट्स लाइक हीलिंग। सो राइटिंग इज़ लाइक हीलिंग फॉर मी। आपकी बात कोई और अपने ही शब्दों में या हूबहू उतार दे तो आपको बल तो मिलता है उससे, आपको अच्छा तो लगता है, और आपको लगता है अरे यार यही तो बात है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, या यही तो मुझे फील हो रहा है। और शायद अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उसमें 2 लाइन आगे, 4 लाइन आगे उसका सल्यूशन भी लिखा हो एक तरह से, तो आप इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। मुझे जो फील हुआ है वो ये हुआ है कि सब्जेक्ट्स बहुत चेंज हो गए। पहले के अगर आप राइटिंग उठाओ तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे अमीरी गरीबी, आपको टॉपिक्स मिलेंगे सामाजिक असमान, जातिवाद, दहेज, है ना, इस तरह के टॉपिक्स ज़्यादा मिलेंगे, जिसके अंदर जो सामाजिक बुराई है उसके ऊपर बात की गई है ज़्यादा। अभी अगर आप इन दिनों की राइटिंग उठाओ, या पिछले 5 साल 10 साल और अब जो चल रही है, आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे लिखी हुई किताबें बहुत मिलेंगी, भय के ऊपर लिखी हुई किताबें बहुत मिलेंगी, पैरानॉर्मल किताबें काफ़ी मिलेंगी। तो आप महसूस करोगे कि सब्जेक्ट टोटली चेंज हो गए हैं। और ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कि सब कुछ पुराना ही अच्छा है, नया भी बहुत अच्छा है, बहुत किताबें हैं, बहुत राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ चमत्कारिक चीज़ें लिख डाली है। पहले किताब छापने में लेखक सब्र रखता था, अब सब्र नहीं है लोगों को। इस सोशल मीडिया के ज़माने में वो अपनी किताब ही नहीं पढ़ सकते। एक बार लिखने के बाद मैं कहूँ कि आप मेरे पास लेकिन 6 महीने बाद आना, आप ही ने लिखा है लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इसको 6 महीने के बाद आना मेरे पास छपने के लिए, आपके पास सब्र नहीं है, आप दूसरे के पास चले जाएंगे। और मैं कहूँ कि आप अपनी ही मैन्युस्क्रिप्ट को भेजने से पहले एडिटर को 5 बार पढ़ लीजिए, आप में उतना भी सब्र नहीं होगा। ये एक सिंसियरिटी लूज होती जा रही है, ये एक फ़र्क है, और ये सब पे लागू है, मैं भी इसमें कोई अपवाद नहीं हूँ। कसब का मैं नाम लूँगा, मनोहर श्याम जोशी की। एक विनोद कुमार शुक्ल की किताबें हैं, खिलेगा तो देखेंगे। एक और उनकी किताब है नौकर की कमीज़, मनु भंडारी की आपका बंटी, बच्चे की कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी है। निर्मल वर्मा की है, लाल टीन की छत है, अंतिम अरण्य है, बहुत राइटर्स हैं। मतलब फिर थोड़ा सा पुराने में चलते हैं तो मुंशी प्रेमचंद, उनका काम एक्सेप्शनल काम है। जल्दी आग लगाओगे मुझे। सीधा रात, हिंदी, अभी सोचा नहीं। हिम्मत की लाली कहूंगा मैं। कहानीकार, सबकी बहुत विशेषताएं हैं अलग अलग। विनोद कुमार शुक्ल, जहां पिरामिड है। दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने का जो बहुत कम हो पाती है, जहां यार दोस्त मिल जाए। हाँ, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ, हिंदी किताबें को पढ़ें, उनको निगलेक्ट नहीं करें, उनको ख़रीदें, क्योंकि अब लिखने में उस तरह की हिंदी नहीं यूज़ हो रही जो वो नहीं पढ़ सकते। सिंपल जिस भाषा में वो बोलचाल करते हैं उसी भाषा में किताबें लिखी जा रही हैं। एक ही पब्लिशर से ऑब्सेस्ड होके भी नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने ये देखा कि लोग एक अपना पब्लिशर पकड़ लेंगे और फिर सिरे से उसकी किताबें पढ़ते जाएंगे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अलग अलग पब्लिशर्स की किताबें पढ़नी चाहिए, तो आपको राइटर्स भी मिलते हैं अलग अलग। फिर क्या होता है, आप लिमिटेड राइटर्स को पढ़ रहे हैं, लिमिटेड मेंटालिटी, लिमिटेड थॉट्स पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, वैरायटी रखनी चाहिए। आपको सही गलत, अच्छा बुरा धीरे धीरे पढ़ के ही समझ में आएगा, तो आप ज़रूर पढ़ें हिंदी किताबें। थैंक यू प्रद्युम्न।